सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है जब मैं छोटा था। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि बचपन में वो क्या क्या किया करते थे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लेखक के बचपन के विषय में। पाठ 7, जब मैं छोटा था। पाठ में प्रवेश करते हैं। समय के साथ साथ लोगों के जीवन, रहन सहन और सुख सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। लेखक अपने बचपन के जमाने को याद करते हुए कुछ रोचक बातें बताते हैं। वे अपने खेलों और शौक की चर्चा करते हैं। आइए पढ़ें। तो यहाँ पर लेखक अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में और पहले के जमाने में काफी अंतर आ गया है। आजकल हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, हमारे रहन सहन में अंतर है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले थी, अब नहीं है। हम लोगों के बचपन में ऐसा बहुत कुछ था जो अब नहीं है। बचपन में देखा, वॉलफोर्ड कंपनी की डबल डेकर बस के ऊपरी तल्ले पर छत नहीं होती थी। उस बस के 2 मंजिले में चढ़कर हवा खाते चलने का अलग ही मजा था। सड़क उन दिनों काफी सुनसान थी। ट्रैफिक जाम की विभीषिका लगभग नहीं थी। तो लेखक कह रहे हैं कि हमारे बचपन में बहुत कुछ ऐसी चीजें थी, हमने बहुत कुछ ऐसा देखा है जो आजकल के जमाने में नहीं मिलता। वो बता रहे हैं वॉलफोर्ड कंपनी की तब बस हुआ करती थी डबल डेकर, यानी कि 2 मंजिले में जो बस हुआ करती थी। जो ऊपर वाली जो मंजिल होती थी उसमें छत नहीं होती थी, तो बहुत आनंद आता था उसमें बैठकर हवा खाते हुए जाने का। और उस समय सड़कें भी सुनसान ही मिलती थी, मतलब सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती थी। विभीषिका यानी कि जो आजकल की जो समस्या बनी हुई है वो नहीं होता था ऐसा कुछ। मगर सबसे ज्यादा फर्क मोटर गाड़ियों के चेहरे पर था। कितने देशों की कितनी मोटर गाड़ियां कोलकाता शहर में चलती थी, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जो आजकल आपको मोटर गाड़ियों का की जो बनावट दिखती है, मतलब उसको चेहरा कह रहे हैं लेकर, वो आगे का जो भाग होता है उसमें काफी अंतर था पहले की और आजकल की। यहाँ पर लेकर कोलकाता शहर की बात कर रहे हैं कि वहां पर आप इतनी प्रकार की मोटर गाड़ियां देख सकते थे, क्योंकि वहां पर हर देश की आपको मोटर गाड़ियां मिल जाती थी। बहुत सारी मोटर गाड़ियां वहां पर चलती थी कि हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। उन गाड़ियों के चेहरे तथा हॉर्न की आवाज अलग अलग थी। घर में बैठे बैठे ही हॉर्न सुनकर गाड़ी पहचानी जाती थी। ये सब गाड़ियां अब शहर से गुम हो गई हैं। और घोड़ा गाड़ी की सवारी बहुत की, फिटन में चढ़कर काफी मजा आता था, वह याद है। तो कह रहे हैं कि वो सारी गाड़ियां अलग अलग होती थी, मतलब उनके बनावट में अंतर होता था, उनके हॉर्न की आवाज अलग थी। मतलब इतना था, इतना अलग होता था कि घर बैठकर भी आसानी से लोग पहचान सकते थे कि कौन से देश की गाड़ी है। और पहले घोड़ा गाड़ियां भी चलती थी, उनके मतलब उनकी सवारी करने में कभी आपको कभी मौका मिला हो आपने की हो, लेकिन पहले काफी चलती थी घोड़ा गाड़ी और उनकी सवारी करने में बहुत ही आनंद आता था। और यहाँ पर एक गाड़ी फिटन की बात भी कर रहे हैं कि उसमें भी बहुत मजा आता था, लेखक को वह भी याद है। आजकल आसमान को थर्राते हुए जेट विमान शहर के ऊपर से आते जाते रहते हैं। उन दिनों यह शब्द लोगों के लिए अपरिचित था। 2 एक सीटर विमान आसमान में कभी कभार दिख जाते थे। उस समय दमदम और बेहाला में फ्लाइंग क्लब चालू हुआ था। बंगाली लोग हवाई जहाज चलाना सीख रहे थे। तो आजकल तो हमें आसमान में बहुत सारे जेटों की आवाज सुनाई देती है, हमें हम देखते हैं आकाशों में, हमें बहुत सारे दिख भी जाते हैं, आते जाते। लेकिन पहले ये बहुत कम होता था। पहले जो विमान चलते थे, एक सीटर विमान हुआ करते थे, दो या एक सीटर विमान हुआ करते थे, और कभी कभी ही दिखा करते थे। और उस समय दमदम और बेहाला जगह है, और वहां पर फ्लाइंग क्लब चालू हुआ था, मतलब वहां पर सीखा करते थे बंगाली लोग हवाई जहाज चलाना। तो एक कलकत्ता की ही है जगह, दमदम और बेहाला। उन हवाई जहाजों से बीच बीच में विज्ञापन के पर्चे फेंके जाते थे। हजार हजार कागज एक साथ छोड़ देने पर वे हवा में तैरते हुए शहर भर में जगह जगह फैल जाते थे। एक बार कई पर्चे हमारे बकुल बागान के मकान की छत पर गिरे थे। उठाकर देखा, बाटा का विज्ञापन था। लेखक क्या कह रहे हैं कि उस समय क्या होता था, हवाई जहाज किस काम आते थे, विज्ञापनों का प्रचार प्रसार करने के काम आते थे। विमानों से हजारों की संख्या में पर्चे, विज्ञापन के पर्चे आकाश से फेंक दिए जाते थे और वो लोगों के पास पहुंच जाते थे। तो ऐसे ही एक बार बहुत सारे पर्चे लेखक को उसके बकुल बागान के मकान की छत पर भी मिले थे, ठीक है। और वहां पर जब उन्होंने उस पर्चों को देखा तो उसमें बाटा कंपनी का विज्ञापन था। तो ये बहुत अच्छा तरीका तब वो लोग अपनाते थे प्रचार का, प्रसार का। मेरे अपने भाई बहन न होने पर भी ऐसी बात नहीं कि घर में कोई साथी नहीं था। हमारा खाना पकाने वाली महिला का लड़का हरेन मेरी उम्र का था, और श्यामा रोताइन का लड़का छेदी मुझसे 4-5 साल बड़ा था। छेदी ने बंगला सीखी थी। उसके अनेक गुणों में से एक था गुड्डी के पेज की करामात। मंजा लगाने का काम तो हमारी छत पर ही लोहे के
3 खंभों के बदन पर धागा लपेटकर हो जाता था। परेता पकड़ने का काम मेरा था। तो लेखक कह रहा है कि उस समय अगर भाई बहन भी ना हो आपके साथ तो ऐसा नहीं लगता था कि आपके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं उनके घर में जो खाना बनाने वाली आती थी महिला, उनका बेटा हरेन था, लेखक की उम्र का ही। उनकी जो श्यामा रोताइन थी, उसका लड़का छेदी, वो लेखक से 4-5 साल बड़ा था। छेदी को बंगला भाषा भी आती थी और उसकी और भी उसमें कई गुण थे, जिसमें से एक था पेच की करामत, गुड्डी के पेच की करामत, मतलब पेच लड़ाना, पतंगों के जो पेच लड़ते उसे बहुत अच्छे से आता था। और मंजा मंजा चरखी पर भरने का काम कह रहे लेखक, वो तो उनकी छत पर ही हो जाया करता था। लोहे के 3 खंबे लगे थे, उन पर धागा लपेट लेते थे वो, और उससे ही काम उनका चल जाता था मंजे का काम। तो परेता पकड़ने का काम मेरा था, यानी कि जो पकड़ी जाती है चरखी, उसका काम लेखक का था। विश्वकर्मा पूजा के दिन जब उत्तरी कलकत्ते का आसमान गुड्डियों से भर जाता था, उस समय ही छेदी की करामात दिख पड़ती थी। गुड्डी यानी कि पतंग है बच्चों, ठीक है, गुड्डी आप और कुछ मत समझना। कि जब विश्वकर्मा पूजा होती है और कलकत्ते में पूरा आसमान पतंगों से भर जाता है, उस समय ही हम छेदी की करामात मतलब कमाल को देख सकते हैं। चारों ओर छतों से पेच लड़ाने वालों की चीखों से मोहल्ला मस्त उठता था। दुइको बाड़े नक्की, दुइको पेच लड़े नक्को, और गुड्डी कटने पर वह काटा। उस समय इतनी पतंगे उड़ाई जाती थी और पेच लड़ाए जाते थे, पूरा मोहल्ला आवाजों से गूंज उठता था। दुयुक्को बाड़े नक्की, दुयुक्को मतलब ये सब बंगाली शब्द है, और पेज लड़े नक्को, ठीक है। और जब पतंग कट जाती थी तो वह काटा। छेदी का हाथ का काम बहुत अच्छा था। 10-12 साल की उम्र में ही पतला रंगीन कागज जोड़कर फानस बनाता था, जिसे हम दिवाली पर उड़ाते थे। इसके अलावा 2 और चीजें छेदी तैयार करता था, जिन्हें मैंने किसी और को बनाते नहीं देखा। एक था चाबी पटाखा, हाथ भर लंबी बांस का छड़ के ऊपर सिरा जरा सा चिरगर, और उसमें चाबी का हाथ से पकड़ने वाला हिस्सा घुसाकर इस तरह बांध दिया जाता था कि चाबी समकोण में छड़ से निकली रहे। तो वो कह रहे हैं कि 2-3 चीजें और उसको बहुत अच्छे से करनी आती थी, किसको, छेदी को। और पतले पतले रंगीन कागजों को जोड़कर फानस बनाता था, ठीक है। फानस जो कि दिवाली पर लटकाए जाते हैं, कंडील टाइप से, जिसे आप कंडील कहते हो वो। और एक था लंबी मतलब चाबी पटाखा बनाता था, लंबी बांस की छड़ में किसी तरीके से उसको चीर कर चाबी को घुसाया जाता था। इस प्रकार से बनता था, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चाबी प्राय 2 तरह की होती है, बंद सिर वाली और सिर पर छेद वाली। इस मामले में दूसरी तरह की चाबी की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उस छेद में बारूद डालना होता था। छेदी दिया सलाई की तिल्ली का बारूद छेद में भर देता था। तो 2 तरीके की चाबी, एक तो ऊपर से जो बंद रहती है और एक होती है छेक वाली, ठीक है। पर छेद तो जो जिसमें छेद होता था उसकी इसको जरूरत पड़ती थी, तो उसमें ही क्योंकि बारूद भरना पड़ता था, दिया सलाई की तिल्ली का बारूद इकट्ठा कर उसमें भरा जाता था। अब उस छेद में एक कील ठोकते थे, ताकि कील के नीचे का हिस्सा और बारूद के बीच में इंच भर फाक रह सके। मतलब इस तरीके से ये लोग तैयार करते थे, बाद में छेद में ही कील और ठोक देते बारूद भरने के बाद, जिससे जरा सी उसमें जगह रहे। इस छड़ी को मजबूती से पकड़कर कील का सिर तेजी से दीवार पर मारा जाता था, और मारते ही भीतर का बारूद हवा के दबाव से बम की तरह फट पड़ता था। फिर क्या करना पड़ता था, बहुत मजबूती से, आपको दिख रहा है कि कैसे, ये जो चित्र में दिखाया जा रहा है ऐसे छड़ को जोर से पकड़कर दीवार पर मारोगे आप, तो क्या होगा, मारते ही जो बारूद है वो तेजी से हवा के साथ बाहर आएगा और बम की तरह आवाज करेगा। इसके अलावा छेदी दही के भांड से एक तरह का लालटेन भी बनाता था, जो मुझे बहुत मजेदार लगता था। दही के भांड यानी कि दही के बर्तनों से, जो खाली बर्तन होते हैं उससे भी वो लालटेन बना देता था। लेखक को वो भी बहुत अच्छी लगती थी। भांड के नीचे के गोल हिस्से को काट कर वह उसकी जगह एक रंगीन शीशा लगा देता था। उसके बाद भांड के भीतर बगल में एक मोमबत्ती खड़ी कर जला देता था, और फिर एक छेददार पिच बोर्ड से भांड का मुंह बंद कर देता था। पिच बोर्ड में छेद की जरूरत होती थी, क्योंकि हवा के बिना मोमबत्ती नहीं जलती। खैर, और आखिर में भांड के किनारे बंधी रस्सी हाथ में लेकर अंधेरे में घूमने फिरने पर रंगीन शीशे की छिटकती रंगीन रोशनी वाली काफी खूबसूरत लालटेन बन जाती थी। तो ऊपर का हिस्सा काटा बर्तन का, उसके अंदर शीशा फिट कर दिया, फिर मोमबत्ती जला दी और एक छेक रखा जिससे मोमबत्ती जलती रहे, और फिर वहां पर एक पिच बोर्ड लगाया, पिच बोर्ड के द्वारा मुंह बंद कर दिया, ठीक है। पिच बोर्ड यानी कि जो बंद
किया जाता था पूरे उसको, जैसे बिजली के बोर्ड की फिटिंग होती है, ठीक है, उसमें जैसे छेद रहते हैं उसी प्रकार से इसमें छेद होते थे। फिर ये पिच बोर्ड की तरह ही हो गया, हम जैसे स्विच बोर्ड कहते हैं उसकी की तरीके से हो गया। और फिर जब बंधी रस्सी को घुमाया जाता था तो रंग बिरंगी रोशनी निकलती थी, शीशे के माध्यम से बाहर आती थी, तो बहुत सुंदर लालटेन इस प्रकार से बन जाती थी। मुझे काफी समय अकेले ही गुजारना पड़ता था, विशेषकर दोपहर का समय, मगर इससे वह कभी मुझे एक रस लगा हो ये ऐसा याद नहीं पड़ता। 10 खंडों वाली बुक ऑफ नॉलेज के पन्ने पलट कर देखना उस खाली वक्त का एक काम था। ये किताबें कभी भी पुरानी नहीं हुई। तो काफी समय लेकर कह रहा है कि उसे अकेले भी रहना पड़ता था, लेकिन खासकर दोपहर के समय, क्योंकि तब उस समय कोई मित्र मंडली आती नहीं थी खेलने के लिए। और लेकिन फिर भी लेकर कह रहा है कि उस समय ऐसा नहीं लगा कि उसे मतलब बोरियत सी महसूस हुई हो, ऐसा नहीं लगा। वहां पर उसके पास वहां पर थी 10 खंडों वाली एक पुस्तक थी, बुक ऑफ नॉलेज, और वह पन्ने पलट कर देखता रहता था। तो ये खाली समय उसका इस प्रकार से कटा करता था। और ये किताबें कभी पुरानी नहीं होती। किताबों के अलावा वक्त काटने के लिए एक विचित्र यंत्र भी था, उसका नाम स्टीरियोस्कोप था। उन दिनों बहुत के घरों में यह चीज दिखाई पड़ती थी, आजकल नहीं दिखती। यह यंत्र विक्टोरिया के जमाने का आविष्कार है। क्या था कि समय काटने के लिए एक अलग सा अनोखा सा एक यंत्र था जिसका नाम था स्टीरियोस्कोप। और बहुत सारे घरों में ये चीज देखने को मिलती थी, लेकिन आज गायब है। विक्टोरिया के जमाने का आविष्कार था। खेल का एक और यंत्र था मेरा, वह भी आजकल दिखाई नहीं देता। वह था मैजिक लैंटर्न, देखने में बक्से की तरह, सामने चोगे के अंदर लेंस, सिर पर चिमनी और दाहिनी ओर एक हैंडल। इसके अलावा 2 रीलें थी जिनमें एक में फिल्म भरनी पड़ती थी, वही फिल्म हत्था घुमाने पर दूसरी रील में जमा होती थी। फिल्म लेंस के ठीक पीछे से चलती थी, बक्से के अंदर केरोसिन की बाती जलती थी, उसका धुआं चिमनी से बाहर निकल जाता था। तो ये एक यंत्र था। मतलब मैजिक लैंटर्न क्या होता है, जैसे 2 रीलें होती है, ऐसे एक आपको घुमाओगे और दूसरी में फिर वो रील लिपटती जाएगी, ठीक है, एक से निकलकर दूसरी में। तो जो फोटो होंगी, जो फिल्में होंगी, वो आपको ऐसे चलती हुई दिखाई देंगी। शायद आपने कभी देखा हो या सुना हो अपने बड़ों से इसके बारे में। तो ये, और अंदर एक लाइट के लिए केरोसिन की बत्ती यानी कि मिट्टी के तेल की वो बत्ती सी जला दी जाती थी, जिससे रोशनी होती थी। जो धुआं उठता था वो चिमनी बनाई गई थी, उससे बाहर निकल जाता था और उसकी रोशनी घूमती हुई फिल्म की चलती हुई तस्वीर को दीवार पर बिंबित करती थी, ठीक है, ऐसे करके दिखती थी वो तस्वीर बनकर। कौन जाने मेरी फिल्म नशा शायद इस मैजिक लैंटर्न से ही शुरू हुआ हो, कि जो फिल्म पसंद आने लगी थी लेकर कह रहे कि शायद इसकी वजह से ही था कि मेरे साथ ऐसा था, ठीक है। मतलब जो रील डाली जाती थी ना उसमें घुमाते थे, उसका जो उस पर जब केरोसिन की बत्ती की जब रोशनी पड़ती थी तो पीछे जो बक्सा होता था उस पर पिक्चर बनती जाती थी और वो दिखती थी जब आप ऐसे छिक से झांक कर देखोगे, इस प्रकार के होते थे। एक बार एम्पायर थिएटर में, जो अब रॉक्सी के नाम से जाना जाता है, मैं एक साहब के जादू का खेल देखने गया। अब लेखक एम्पायर थिएटर की बात कर रहे हैं, जहां पर जिसका नाम बदलकर अब हो गया है रॉक्सी, ठीक है। वहां पर एक बार कोई साहब आए थे, उनका जादू का खेल देखने के लिए लेखक जाते हैं। उसका नाम था शेफालो। साहब खेल के बाद खेल दिखाते जा रहे थे और उसके साथ बातों का फव्वारा फूट रहा था और बातें भी करते जा रहे थे। बाद में पता चला कि जादूगर के इस बड़बड़ाने को पैटर कहा जाता है। इस गुण के कारण दर्शकों की नजर जादूगर के चेहरे पर चली जाती है, फलस्वरूप उसके हाथ के बहुत से कारनामे नजरों से ओझल हो जाते हैं। शफालों के दल में एक जादूगरनी भी थी, मदाम पेलार्मो। गूंगी बनकर उन्होंने मैजिक दिखाया, यह चीज और कभी नहीं देखी। तो वो जो जादूगर था लगातार बोलता रहता था कुछ ना कुछ, जिससे कि हमारा ध्यान उसकी बातों में लग जाता था, चेहरे पर रहता था। और वो जो हाथों से कुछ अलग अलग करतब कर जाता था, या हम कह सकते हैं हाथों की सफाई जो कि जादू में होती है, वो कर देता था, उसका हमें पता ही नहीं चल पाता था। नाम था शेफालो। और ऐसे ही उसके साथ एक जादूगरनी भी आई थी जिसका नाम था मदाम पेलार्मो, ठीक है। गूंगी बनकर वो जादू दिखा रही थी और ये चीज लेखक ने बाद में कभी नहीं देखी। इसके कुछ दिनों बाद एक मकान में शादी के अवसर पर एक बंगाली बाबू के जादू का खेल देखा, जिसके आगे शेफालो साहब के स्टेज का कारनामा कुछ भी नहीं था। कि उनके आसपास ही किसी मकान में शादी हुई थी, वहां पर एक बंगाली बाबू आए थे, उन्होंने जो जादू का खेल दिखाया, लेकर कह रहे हैं उसके सामने तो जो शेफालो ने खेल दिखाया था जादू का, वो कुछ भी नहीं था। स्टेज पर दिखाए जा रहे जादू के साथ तरह तरह के यंत्रों का इस्तेमाल होता है। रोशनी के खेल और पैटर के जोर पर लोगों की आंखें और मन चौंधिया जाते हैं, फलस्वरूप जादूगर का काम बहुत आसान हो जाता है। तो क्या होता है,
रोशनी के खेल दिखाए जाते हैं और लगातार जो जादूगर लोग बोलते हैं उनके चेहरे पर, जिससे लोगों का ध्यान केंद्रित हो जाता है, आंखों और हमारा मन बिल्कुल उनके प्रभाव में आ जाता है और बहुत सारे काम जादू के वो कर देते हैं चुपचाप से। पर इन संजन के पंडाल के नीचे फर्श पर बैठकर जादू दिखाया, मतलब पंडाल में नीचे बैठे थे और फिर जादू दिखा रहे थे, ये अलग थे। 5 हाथ के फासले पर उन्हें चारों ओर से घेर कर आमंत्रित लोग बैठे थे। ऐसी हालत में वह सज्जन एक के बाद एक ऐसा खेल दिखा गए जिसके बारे में सोचने पर आज भी हैरान हो जाना पड़ता है कि मतलब वो लोग भी उनसे 5 हाथ के फासले पर ही बैठे थे, तो सामने ही बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक से एक बढ़िया खेल दिखा रहे थे। लेकिन कह रहे हैं कि आज भी अगर मैं उन खेलों के बारे में सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। जादू देखने के कई दिन बाद बकुल बागान और श्यामानंद रोड के मोड़ पर उस जादूगर से मुलाकात हुई। उन 50-55 धोती और शर्ट पहने हुए देखने पर कौन कहेगा कि उनमें इतनी ताकत है। जादू में मेरा बहुत शौक था, मन ही मन मैं उनका चेला बन गया। मैंने उनसे कहा, मैं आपसे जादू सीखना चाहता हूँ। मतलब जब एक बार लेखक को बकुल बागान और श्यामानंद रोड पर वह जादूगर मिल जाता है जिसने बहुत अच्छा जादू दिखाया था, तो 50-55 धोती और शर्ट पहने हुए थे। मतलब कौन कहेगा कि इनमें इतनी ताकत है कि जो इतनी चीजों को झेल सकते हैं। लेकिन लेखक को मतलब हमेशा से ही रुचि थी जादू के खेल में। उसने कहा, मैं आपसे जादू सीखना चाहता हूँ। जरूर सीखोगे, कहकर उन्होंने अपनी जेब से ताश का एक पैकेट निकाला और रास्ते में खड़े खड़े ही मुझे एक बहुत मामूली जादू सिखा दिया। उसके बाद उन सज्जन से कभी मुलाकात नहीं हुई। अचानक सामने पड़े थे, इसीलिए घबराकर उनका पता लेना भूल गया। उस बाद में जादू की किताबें खरीदकर हाथ की सफाई के बहुत सारे जादू शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही अभ्यास करके सीखे थे। कॉलेज तक मुझे जादू का नशा था। तो उनसे कहा जब, तो अपनी जेब से वो जादूगर साहब ताश के पत्ते निकालते हैं और बातों ही बातों में खड़े खड़े एक छोटा सा जादू लेखक को सिखा देते हैं। उसके बाद लेखक कह रहा है कि वो उनसे कभी मिल ही नहीं पाया और अचानक सामने आ गए थे, इसलिए लेखक भी घबरा गया था, इसलिए उनका पता लेना भी भूल गया था। बाद में उन्होंने किताबों के माध्यम से बहुत सारे जादू सीखे जो कि वे शीशे के सामने खड़े होकर किया करते थे और कॉलेज तक उनको ये नशा रहा जादू का। 1928 में हॉलीवुड में पहली बोलती फिल्म बनी। उसके एक साल बाद ही कलकत्ते में टॉकीज सिनेमा आया। उसके बाद भी करीब साल भर तक ऐसी कई फिल्में आई जिनके कुछ हिस्से बोलते हुए थे और कुछ नहीं। जो फिल्म पूरी की पूरी बोलती हुई होती थी, अखबार में उसका विज्ञापन 100% टॉकी दिया जाता था। टार्जन दी एपमैन मेरी देखी हुई शायद पहली टॉकी फिल्म थी। यह फिल्म ग्लोब सिनेमा में आई थी। पहले दिन गया तो टिकट नहीं लिया। मेरे एक मामा मुझे लेकर गए थे। मेरा चेहरा देखकर शायद उन्हें दया आई। सोचा कि आज कुछ देखे बगैर घर लौटना उचित न होगा। तो कह रहे हैं कि 1928 में हॉलीवुड में बनी थी सबसे पहले बोलती हुई फिल्म, मतलब जिसमें आवाज होती थी। उससे पहले बच्चों जो फिल्म आती थी उनमें आवाज नहीं होती थी। ठीक है। फिर कलकत्ते में टॉकी सिनेमा आ गया, मतलब बोलती हुई फिल्में दिखानी जाने लगी और कई मतलब करीब एक साल तो ऐसा गया जिसमें कुछ हिस्सा होता था बोलता हुआ और कुछ बिल्कुल मौन, मतलब चुपचाप वाली होती थी। फिर फिल्म मतलब जब पूरी की पूरी फिल्म आई धीरे धीरे, उसके बाद पूरी की फिल्म आने लगी बोलती हुई, जिसमें अखबार में अगर उनका विज्ञापन भी आता था, ऐड आता तो लिखा होता था 100% टॉकी ऐसे। तो लेखक कह रहा है जो उनकी याद में पहली टॉकी फिल्म है, बोलती हुई फिल्म उन्होंने देखी, वो है टार्जन दी एपमैन। ठीक है। और ये ग्लोब सिनेमा में आई थी। पहले दिन तो टिकट नहीं लिया, जो उनके साथी जो उनके मामा उनके साथ गए थे, लेकिन फिर उनको शायद उन पर दया आ गई और बाद में अगले दिन उन्होंने उनको टिकट लेकर वो फिल्म दिखाई। अब लेखक परिचय जानेंगे। सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में हुआ था। वे फिल्म निर्देशक के अतिरिक्त संगीतकार, चित्रकार, छायाकार और लेखक थे। बाल लेखन की प्रतिभा उन्हें अपने पिता व बांग्ला के प्रसिद्ध लेखक सुकुमार राय से मिली। उनके द्वारा शुरू की गई बाल पत्रिका संदेश के संपादन, चित्रांकन एवं लेखन से सत्यजीत राय वर्षों तक जुड़े रहे। सोने का किला, जब मैं छोटा था, प्रोफेसर रानाडे आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये है लेखक परिचय। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पहला है डबल डेकर, दुमंजिली। तल्ले, मंजिल, विभीषिका, भयानक दृश्य, तमाम, ढेर सारी, गुम होना, गायब होना। फिटन, 2 घोड़ों द्वारा चलाई जाने वाली बग्गी। थर्राना, कांप उठना, अपरिचित, अनजान। रोताइन, ठकुराइन। गुड्डी, पतंग, परेता, डोर लपेटने की चरखी। फानूस, एक प्रकार का बड़ा कंदील। पांक, अंतर जगह, भौंड,
बॉन्ड नहीं है, भांड है, भांड। बर्तन मैजिक लैंटर्न, जादुई लालटेन, बिंबित परछाई, बनाना फासला, दूरी, टॉकी बोलती हुई। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। लिखित प्रश्न में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना। करते हैं। खेदी ने कौन सी भाषा सीखी थी? हिंदी, बंगला, अंग्रेजी। तो बंगला। भांड का अर्थ है खेलना, जलना, बर्तन। तो बर्तन। भांड विक्टोरिया के जमाने का आविष्कारिक यंत्र था। स्टीरियोस्कोप, मैजिक लैंटर्न, पैटर। तो स्टीरियोस्कोप। पहली बोलती फिल्म कब बनी? 1929, 1528, 1928। तो 1928। लेखक की पहली टॉकी फिल्म कौन सी थी? मैजिक लैंटर्स, टार्जन दी एपमैन, रॉकी। तो टार्जन दी एपमैन। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। गाड़ियों के चेहरे, चेहरे तथा हॉर्न, हॉर्न की आवाज अलग अलग थी। दमदम और बेहाला में फ्लाइंग, फ्लाइंग क्लब चालू हुआ था। छेदी दही के भांड, भांड यानी कि बर्तन से एक तरह का लालटेन, लालटेन बनाता था। जादूगर के बड़बड़ाने को पैटर कहा जाता है, पैटर। अखबार में उसका विज्ञापन 100% टॉकी दिया जाता था। सही मिलान कीजिए, करते हैं का और खा। यहां पर 2 कॉलम है। डबल डेकर क्या आ जाएगा? डबल डेकर बस, चाबी, समकोण, भांड, बर्तन, मैजिक लैंटर्न क्या आ जाएगा? खेल यंत्र, और रॉक्सी, रॉक्सी एम्पायर थिएटर, और टॉकी सिनेमा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। लगाते हैं। सभी गाड़ियों के हॉर्न एक जैसे थे, गलत। छेदी रंगीन कागज का से फानुस बनाता था, बिल्कुल सही। स्टीरियोस्कोप यंत्र विक्टोरिया के जमाने का था, बिल्कुल सही। बक्से के अंदर मोमबत्ती जलती थी, तो बक्से के अंदर नहीं, कैरोसिन का दिया जलता था। लेखक फिल्म देखने को नहीं मिली, लेखक को फिल्म देखने को नहीं मिली। कौन सी नहीं मिली, इसके बारे में कुछ नहीं है, तो इसको गलत कर देते। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जाना जो कि पहले के जमाने में होती थी, अब नहीं है। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।